नमस्कार मित्रों। वर्ष 2006 में जब मैंने स्टूडेंट को एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना शुरू किया था, तो उस दौरान मैंने अपने कुछ नोट्स तैयार किए थे और वो नोट्स आज मैं इस मास्टर क्लास में भी आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा। मेरे जो स्टूडेंट रहे हैं, उनको जो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती थी एस्ट्रोलॉजी को समझने में, कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करने में, प्रिडिक्शन करने में, जो भी उनका फीडबैक आता था, उसके आधार पर ये नोट्स तैयार किए थे। कोर्स मटेरियल हमने तैयार किया था और ये कोई थ्योरिकल कोर्स मटेरियल नहीं है, ये एक टेस्टेड सिस्टम है हमारा, जिसकी सहायता से मैं आपको एस्ट्रोलॉजी मास्टर क्लास के अंदर ये कोर्स पढ़ाऊंगा। इस मास्टर क्लास में एस्ट्रोलॉजी को हम बहुत ही सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और ये कोर्स उन लोगों के लिए भी है जो बिगिनर हैं और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी तो कहीं ना कहीं से किसी प्रकार सीख ली है, लेकिन जैसी कुंडली खोलते हैं कुंडली ब्लैंक हो जाती है और उनको किसी प्रकार से प्रिडिक्शन करने में कोई मदद नहीं मिलती। कौन सा तरीका होना चाहिए, किस प्रकार कुंडली पढ़नी चाहिए, ये कोर्स उनके लिए भी है। कोर्स पूर्णतः निःशुल्क है, आपको कोई पेमेंट इसका नहीं करना है। अलग क्यों है ये कोर्स, क्यों आपको ये करना चाहिए, इसको देखना चाहिए, सीखना चाहिए? क्योंकि इस कोर्स में हमने बहुत सारी चीज़ों को डिकोड किया है। स्टेप बाय स्टेप हमने अलग अलग मेथड को एनालाइज किया है और किस लाइफ के चैप्टर पर कौन सा मेथड अप्लाई होगा उसके बारे भी हम लोग चर्चा करेंगे। हम यहाँ पे ब्लैंक चार्ट मेथड को भी देखेंगे। मेरे गुरु श्री के.एन. राव साहब, जिनसे मैंने भारतीय विद्या भवन के अंदर एस्ट्रोलॉजी की क्लास में बहुत कुछ सीखा है, उनकी रिसर्च पेपर्स को हमने स्टडी किया है, उसका जो भी आउटपुट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर बी.वी. रमन की बुक्स हैं, उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस अपने लिखे हैं, उनको भी हम यहाँ पे शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं, भरत पराशर होरा शास्त्र, सरावली, मानसागरी, इस प्रकार के लगभग 17-18 टेक्स्ट हैं। वो टेक्स्ट या उनके जो सूत्र हैं वो किस प्रकार से चीज़ों को डिकोड करते हैं या उन सूत्रों को कैसे पढ़ना चाहिए, वो भी हम इस एस्ट्रोलॉजी कोर्स के अंदर सीखेंगे। यानी कि क्लासिकल टेक्स्ट क्या कहते हैं, इसका मतलब ट्रेडिशनल मेथड क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, रिसर्च क्या है, और सबका कंपैरेटिव लर्निंग हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ड्राई कोर्स होने नहीं जा रहा है, ना वन वे है। आप लोग हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, आप कमेंट करते रहिए आपको हमें कहाँ पर डाउट आ रहा है। उन डाउट्स को हम स्टेप टू स्टेप अगले लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल मैंने केवल 5 लेक्चर्स का एक रोड मैप तैयार किया है। जैसे जैसे आपके हमारे पास से फीडबैक आते जाएंगे, मैं अपने रोड मैप को आपके क्वेश्चंस के अनुसार, आपकी क्वेरीज के अनुसार इसको मैं अडॉप्ट करता जाऊंगा, चेंज करता जाऊंगा। हाँ, कुछ सर्टेन व्यूज जब मेरे हो जाएंगे इसके ऊपर, कोर्स के ऊपर, और आपकी डिमांड रहेगी, तो मैं लाइव भी आपके साथ में आऊंगा जूम के ऊपर। उसके लिए भी मैं क्या तरीका होगा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा अपने लेक्चर्स में। आइए हम आज इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन है, तो सबसे पहले तो आपको हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का बहुत ही पावन पहला नवरात्र है, पहला दिन है, और मुझे पूर्ण आशा है कि आपके घर में माँ दुर्गा का आवाहन हो चुका होगा। सुबह आपने हवन पूजन किया होगा, आपने व्रत भी रखा होगा, और आज आप मेरे साथ बिल्कुल शुद्ध मन से इस विद्या को सीखने के लिए हमारे साथ में बैठे हुए हैं। ये बृहस्पतिवार का दिन है और इस पावन विद्या को सीखने का इससे बेहतर समय और दिन मैं नहीं समझता कोई हो सकता है। हम लोग इस विद्या को सीखें, इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने इष्ट देव को स्मरण करें। अगर आप नहीं जानते कि आपके इष्ट देव कौन हैं, तो आप देवों के देव महादेव, जो कि सभी विद्याओं के अधिष्ठात्री देवता हैं, उनका मनन कीजिए, स्मरण कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आशीर्वाद दें कि ये ग्रह अपनी वाणी से आपको सूचित करते हुए एक आपको देवज्ञ की भूमिका में
काम करने का अवसर प्रदान करें। और इसके साथ ही मैं ये भी चाहूँगा कि आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लें और संभव हो सके तो कोर्स के बाद, ये आज का जो हमारा कोर्स है इसके बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं गणेश जी को स्मरण करके, ताकि निर्विघ्न ये हमारा कोर्स पूरा हो सके। आइए सबसे पहले हम लोग भगवान गणेश का स्मरण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सब कार्येषु सर्वदा। श्री गणेश महाराज इस विद्या को मुझे आपके साथ शेयर करने में मेरी मदद करें और आप लोग सफलतापूर्वक इस विद्या को, इस कोर्स को पूर्ण कर सकें, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। और इसके साथ ही नवग्रह से भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस श्लोक को आप भी मेरे साथ दोहरा सकते हैं और प्रत्येक दिन आपको इस श्लोक का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रह ही आपके साथ में वार्तालाप करके आपसे कुंडली के रहस्यों को खुलवाने में मदद करेंगे, जो कि आप धीरे धीरे अभी इसमें सीखते जाएंगे। तो आइए हम नवग्रह का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस श्लोक का पाठ करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च गुरुश्च शुक्शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नवग्रह मेरी मदद करें इस महान विद्या को आपके साथ शेयर करने में, और आपका कर्म, आपका ऋण जो कि इस विद्या के माध्यम से आप पे रूपांतरित हो रहा है, आप उसके लिए भी वचन दें कि आप उसको किस प्रकार से चुकाएंगे। इसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, जिस समय हम कर्म सिद्धांत की बात करेंगे। तो आइए मित्रों, इस कोर्स की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ ब्लैंक चार्ट मेथड। आइए सबसे पहले हम लोग अपने नोट्स पर चलते हैं और हमें देखना होगा कि बर्थ चार्ट हम किसको कहते हैं, क्या होता है हमारा बर्थ चार्ट। पहले समय में जो बर्थ चार्ट होता था वो हम लोग बनाते थे पंचांग से। पंचांग के मदद से बर्थ चार्ट बनता था और ये लगभग 2 घंटे का समय ले लेता था। जब लोग बनाते थे काफ़ी समय लेता था। आजकल हम लोग कंप्यूटर की मदद से तुरंत अपना चार्ट बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो ये जानेंगे जो चार्ट होता है उसके अंदर हम किन किन चीज़ों को हमें कवर करना होगा। तो कोई भी एक बेहतर सॉफ्टवेयर ले लीजिए एस्ट्रोलॉजी का और उसके ऊपर आप चार्ट बनाइए। अभी मैं कुछ आपको कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा आपको लेना है, जो भी आपको मिलता है फ्री सॉफ्टवेयर आप उससे चार्ट बना सकते हैं। और आपको कुंडली बनाने का जो चीज़ों की आवश्यकता होती है वो आपको एक तो ज़रूरत पड़ती है डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ आपके पास में होना चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ होना चाहिए और प्लेस ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये 3 पैरामीटर आपको आवश्यक हैं कुंडली को बनाने के लिए। तो जब आपके पास में तीनों पैरामीटर हों तो आप उससे अपनी होरोस्कोप को तैयार कर सकते हैं, जो कि आपका चार्ट है वो तैयार हो जाएगा। चार्ट में लेंथी चार्ट भी बन सकता है, दशाएं हो सकती हैं, उनके ऊपर जैसे जैसे हम आगे लेक्चर में चलेंगे वैसे वैसे हम इस पर डिस्कस करते चलेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने तरह के चार्ट हमारे यहाँ पर कंसीडर होते हैं। आप लोगों ने इस तरह का चार्ट देखा होगा, इसको बोलते हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट। और एक चार्ट ये वाला है जिसे बोलते हैं साउथ इंडियन चार्ट। एक और चार्ट है ईस्ट इंडिया चार्ट। नॉर्थ इंडिया चार्ट के अंदर जो हाउस हैं ये हाउस हमारे फिक्स हो जाते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि जिस पर ये 1 लिखा हुआ है ये पहला हाउस है, और उसके बाद हम लोग इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करते हैं। ये हमारा दूसरा हाउस हो जाता है,
फिर ये तीसरा हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11 और 12, इस तरह से 12 हाउस होते हैं। हाउस फिक्स होते हैं, जो असेंडेंट होता है वो चेंज होता रहता है। तो अभी केवल आपको इतना समझना है कि नॉर्थ इंडियन चार्ट हमें देखने में ऐसा लगता है। साउथ इंडियन जो चार्ट होता है, आप अगर डॉक्टर बीवी रमन की बुक्स पढ़ेंगे या साउथ इंडियन के राइटर्स की बुक पढ़ेंगे तो आपको वहां पर साउथ इंडियन मेथड का चार्ट दिखाई देगा। यहां पर क्या होता है, राशि जो होती हैं, जो आपके साइन होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं, राशि जो है वो फिक्स रहेंगी, और जो भी आपका असेंडेंट होगा वहां पर मार्क कर देंगे। मान लीजिए सेजिटेरियस असेंडेंट है तो यहाँ पर एक मार्किंग पड़ी हुई होगी जिससे आपको पता लगेगा कि लग्न जो है वो सेजिटेरियस है। बाकी चीजें लगभग मोर और लेस वही रहती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ईस्ट इंडिया का चार्ट होता है, ईस्ट इंडिया में जो है वो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों का मिक्स होता है। यहाँ पर भी जो राशि होती हैं वो फिक्स होती हैं, राशि यहाँ पर फिक्स कर दी जाती हैं, और उसके बाद में ये चार्ट जो है इस प्रकार से दिखाई देता है। हम लोग प्राइमरीली जो इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे वो नॉर्थ इंडियन चार्ट को ही कवर करेंगे। साउथ इंडियन चार्ट को हम लोग जहां आवश्यकता होगी वहां कवर करेंगे, ईस्ट इंडियन चार्ट को नहीं कवर करेंगे। अब हमें चार्ट में चीजों को और समझने के लिए हमें चार्ट का कंस्टिट्यूशन जानना होगा कि यहां पर बाकी चीजें कैसे आती हैं। तो अब हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, और ब्लैक बोर्ड पर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग स्टेप हमारे सामने आते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर, और इस ब्लैक बोर्ड पे आज की जो तारीख है 26 मार्च 2026 सुबह 7 बजे का ये मैंने चार्ट एक बनाया है। अब अगर इस चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पे ये नंबर्स आए हुए हैं, और इसके साथ आपने ये देखा ये प्लेनेट्स हैं, इनकी डिग्रीज भी दी हुई है कि कितने डिग्री का प्लेनेट है। और यहाँ पर भी इस हाउस के अंदर 4 प्लेनेट हैं, सन, मून, सैटर्न, वीनस। जुपिटर इस हाउस में है और यहाँ पर केतु है। अब हम इसको 3 लेयर के अंदर डिवाइड करेंगे समझने के लिए कि ये जो हमारा पूरा पूरा चार्ट है ये 3 चीजों से कंस्टिट्यूट होता है। सबसे पहली लेयर इसके ऊपर होती है हाउसेस की। हम मान लीजिए इसको, जैसे अभी हमने पहले भी बताया था आपको, तो ये हमारा पहला हाउस हुआ, इसको हम दूसरा हाउस कहते हैं, ये तीसरा हाउस हुआ, ये चौथा हाउस हुआ, ये 5वां घर कह दीजिए, हाउस कह दीजिए, 6th हाउस या घर बोल दिए, 6ठा घर, 7वां घर, 8वां घर, 9वां घर, 10वां, 11 और 12। बर्थ चार्ट पे ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं ये राशियों के नंबर हैं, इनके बारे में अभी हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो पहली लेयर होती है ये हमारी हाउस की लेयर है। सबसे पहली लेयर हाउस की लेयर, ये आपको समझना है कि ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हाउस कौन सा होता है और इसकी काउंटिंग कहाँ होती है, एंटी क्लॉकवाइज। इस ढंग से इसकी काउंटिंग होती है। तो इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, ये ही आगे आपको चार्ट को पढ़ने में काम आएगी। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें चार्ट के ऊपर। हम अभी इसी चार्ट का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। ये जो हमारा चार्ट है इसी को हम थोड़ा सा डुप्लीकेट बनाते हैं, और डुप्लीकेट बनाने के बाद में हम इसके ऊपर बाकी चीजें भी इम्पोज करेंगे। ये मैंने चार्ट को इसे माफ कीजिए, ये हाँ ये आ गया, चार्ट आ गया। अब ये जो हमारे पास में चार्ट आया है, हमें अब इसके अंदर क्या करना है, इसको हम भूल जाएंगे। अब दूसरे कलर का मैं पेन ले ले रहा हूं।
मैं उसी चार्ट को अभी इम्पोज करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको चीजें जो हैं वो बेहतर वे में दिखाई दें। पहले चार्ट में जो लग्न था वो सुबह के समय का लग्न है, और जो लग्न है वो है, अगर आप देखें इसके अंदर, ये 12th यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि पाइसिस लगन है, 12 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी हम इसको उसी चार्ट, दूसरे चार्ट के ऊपर जाएंगे और इसे हम जो है यहाँ पर लिखेंगे, इसमें दूसरी लेयर इसकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर दूसरे कलर के पेन से लिख रहा हूँ। ये 12 नंबर मैंने यहाँ पे लिखा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर। ये वास्तव में क्या है? ये इस चार्ट का लगन है, जिसको हम बोलते हैं लगन, या अंग्रेजी में कहते हैं असेंडेंट। कुंडली का लग्न है। अर्थ क्या होता है? जिस समय सनराइज हो रहा है, सनराइज के समय जो भी राशि उदय हो रही होगी, जो भी राशि सनसाइन राइज हो रहा होगा, वो इस हाउस के अंदर लिख दिया जाता है। ठीक है, ये वाला आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको साइन जो है, जो भी उदय हो रहा होगा वो लिखा जाएगा। तो अभी हमने जो पहला चार्ट देखा था उसी का ही मैं यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करके आपको समझा रहा हूं कि कैसे चार्ट जो है आपको दिखाई देते हैं। अब हम साइन कौन कौन से हैं, ये जैसे यहाँ पर पाइसिस है, मीन राशि है। अगला साइन हमारा एरीज यानी कि मेष राशि, फिर इसके बाद इसके बाद वृष राशि, फिर जेमिनी राशि यानी कि यहाँ पे हमारा साइन हो गया मिथुन राशि, फिर यहाँ कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक और धनु राशि, ये कुंभ राशि हो, मकर राशि हो गई, और ये कुंभ राशि हो गई। तो ये 12 राशि इस प्रकार से यहाँ पर है। अब हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? हम कहेंगे कि पहले हाउस में हमारी कौन सी राशि है? मीन, यानी कि मीन राशि पहले हाउस में है। चौथे हाउस में कौन सी राशि है? चौथे हाउस में हमारे पास मिथुन है, और 7वें हाउस में हमारे पास में राशि है कन्या, और 10वें हाउस में राशि है हमारी धनु, 6ठे हाउस में हमारी राशि है सिंह, 5वें हाउस में हमारी राशि है कर्क, और तीसरे हाउस में हमारी राशि है वृष, दूसरे हाउस में हमारी राशि है मेष, और ये 8वें हाउस में हमारी राशि है तुला, 9वें हाउस में वृश्चिक, 11वें हाउस में मकर, और 12वें हाउस में कुंभ राशि। तो जब हम कहते हैं कि कौन सी राशि किस हाउस में है, वो इस प्रकार से इंटरप्रेट करा जाता है। दोबारा मैं बता देता हूं एक बार दोबारा से, ये हाउस नंबर है, ये हाउस की लेयर हुई, और ये वाली लेयर हमारी होती है राशि की लेयर। तो 2 लेयर के ऊपर हमने अभी बात करी है। एक हो गया हमारा पहली लेयर, इसको हम पहली लेयर बोल देते हैं, और इसको हम बोलते हैं सेकंड लेयर। इसके ऊपर अब तीसरी लेयर आती है हमारी प्लैनेट्स की। तो अब चलते हैं मूल साइन की तरफ, जो कि हमने मूल चार्ट अपना बनाया था उसको हम दोबारा से देखते हैं। ये वाला चार्ट हमने बनाया था, इसी को हम दोबारा से यहाँ पर देखते हैं। इसके अंदर अब क्या हुआ? यहाँ पे हाउस नंबर तो हमारे कोई नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे राशियां अभी लिखी हुई हैं। तो राशि आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलेंगी, इससे ही आप अंदाज लगा लेंगे कि किस हाउस के अंदर कौन सी राशि है। अभी हम ये भी बात करेंगे, 12 राशियों की बात करेंगे, उनके स्वामी की भी बात करेंगे, और कैसे उनको हमें याद करना है उसके ऊपर ही बात करेंगे। अब देखते हैं प्लेनेट क्या स्थिति है। जिस समय सूर्य, क्योंकि एक और देखिएगा, जब भी प्लेनेट है, हमारा सूर्य है, चंद्रमा है, शनि है, और हमारे वीनस है यानी कि शुक्र है। ये जो लिखा हुआ AS, ये है एसेंडेंट लग्न। तो इस कुंडली का जो लग्न है वो लग्न हो गया हमारा मीन राशि। मीन राशि इस कुंडली का लग्न हुआ, जो एसेंडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन सी राशि है? 12वें हाउस में राशि है कुंभ।
और कुंभ राशि के अंदर 3 प्लेनेट हैं इस समय। एक तो मंगल है, राहु है और मरकरी है। मरकरी के साथ आप देख रहे हैं आर लिखा हुआ है, इसका मतलब मरकरी रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड प्लेनेट के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं चौथे हाउस में कौन सी राशि है। यहाँ पे जुपिटर है, बृहस्पति है चौथे हाउस के अंदर। कौन सी राशि के अंदर है? जुपिटर बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। यानी कि जुपिटर की पोजीशन हम क्या बताएंगे? मिथुन राशि जो कि चौथे हाउस में है, वहां पर जुपिटर बैठे हुए हैं। इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? छठा हाउस है, छठे हाउस में राशि है सिंह और यहां पे प्लेनेट बैठे हुए हैं केतु। तो ये हमारा चार्ट देखने का एक तरीका हुआ। अब फिर दोबारा से हम नोट्स पे चलते हैं, वहां पर हम इन 12 राशियों के बारे में और जो हमारे 9 प्लेनेट कौन से उनके स्वामी होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अब फिर हम नोट्स के ऊपर चलते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने नोट्स के ऊपर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जोडियक क्या होता है। अभी हमने ये जाना कि कुंडली कैसी दिखाई देती है। कुंडली के अंदर जो भी प्लेनेट की स्थिति है या राशि की स्थिति है, वो आपके जन्म समय का एक तरह से फोटोग्राफ है इस जोडियक का। जो सौर मंडल है उसमें कौन सा ग्रह किस स्थिति के अंदर प्लेस है, किस पोजीशन के अंदर प्लेस है, कितनी डिग्री में प्लेस है, ये आपकी कुंडली का एक स्नैपशॉट है। जिस समय आपका बर्थ होता है वो उस समय का स्नैपशॉट हमें कुंडली में दिखाई देता है। अब ये स्नैपशॉट का जेनेसिस क्या है, अब इसके पीछे का थोड़ा सा हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपको चीजें और सरल होंगी। ये जो पाथ है जिसपे अर्थ घूमती है, एक पाथ तो ये होता है जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। दूसरा अर्थ का अपना मोशन होता है जिसमें अर्थ जो है अपने एक्सिस पर घूमती है, अपने एक्सिस पर मोशन करती है। वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और हमको दिखाई देता है पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हुए। इसलिए हमें सारे प्लेनेट पूरब से उगते दिखाई देते हैं और पश्चिम में वो अस्त हो जाते हैं। ये स्थिति प्लेनेट्स की हुई। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो हमने 12 राशि कही हैं वो आती कहां से हैं। ये जो पूरा जोडियक है, ये आप देख रहे हैं पूरा जोडियक, इसको हमने, ये 360 डिग्री का होता है। अगर हम ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो ये वाला जो कोण होता है ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये 180 का कोण होता है, ये 270 का, और ये पूरा जब ये कवर कर जाता है ये हो जाता है 360 डिग्री का। तो जो 360 डिग्री आपका पूरा ये है, इसको 12 साइन में डिवाइड कर दिया गया, 12 साइन में इसको डिवाइड किया गया है कि ये जो अर्थ है 12 साइन में। और समझने के दृष्टिकोण से आप और थोड़ा सा देखें, एक आप ऐसे एक अम्ब्रेला की कल्पना करें, जिस अम्ब्रेला के अंदर अलग अलग स्पोक्स लगे हुए हैं, अम्ब्रेला में स्पोक्स लगे हुए हैं और 12 इसके अंदर पार्ट बने हुए हैं। हर राशि का एक पार्ट है। मान लीजिए ये हमारा जो है लियो साइन है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा वर्गो, यानी कि कन्या राशि, और उसके बाद कन्या राशि के बाद में ये हमारी तुला राशि, और ये हमारी हो जाएगी वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, और ये वाला साइन हमारा हो जाएगा धनु राशि। तो हम इस तरह की कल्पना इसमें कर सकते हैं, एक ऐसी छतरी अगर हम उसके बीच में खड़े होकर देखें और वहां पर ये सारे प्लेनेट जो हैं 12 राशियों में डिवाइड करती है। अब ये 12 राशि कौन कौन सी होती है? ये 12 राशि होती हैं एरीज जिसे हम बोलते हैं मेष, टरस वृष राशि, जेमनी जिसको बोलते हैं मिथुन, और कैंसर यानी कि कर्क, लियो सिंह राशि, वर्गो कन्या, लिब्रा तुला राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
सेजिटेरियस धनु राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, पाइसिस मीन राशि। ये जो नंबर यहां पर हैं ये राशियों के नंबर हैं। अभी हमने जो पीछे साइन देखा था वहां हमने देखा था सूर्य उदय के समय वहां पर 12 नंबर लिखा हुआ था, यानी कि उस समय कौन सा साइन उदय हो रहा था? साइन उदय हो रहा था मीन राशि। मीन राशि या हम कह सकते हैं पाइसिस साइन जो है उस समय उदय हो रहा था। तो ये सब इनको आपको केवल ये याद रखना कि पहले नंबर अगर कहीं पे लिखा तो एरीज साइन है, 2 नंबर लिखा है तो वहां पे वृष राशि है, 3 नंबर लिखा है तो वहां पे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि है, 4 नंबर है तो कर्क राशि है, 5 नंबर है तो सिंह राशि है, 6 नंबर है तो कन्या है, 7 नंबर है तो तुला है, 8 नंबर है तो हमारी वृश्चिक राशि है, 9 नंबर हुआ तो हमारा धनु राशि हुआ, 10 नंबर हुआ तो मकर राशि, 11 नंबर हुआ तो कुंभ राशि और 12 नंबर हुआ तो पाइसिस साइन। तो ये इनके हिंदी के नाम लिखे हुए हैं और ये इनके इंग्लिश साइन के नाम इनके लिखे हुए हैं। अब इनका जो स्पैन होता है हर राशि का 0 से 30 डिग्री के बीच का होता है, फिर 30 डिग्री हम बढ़ाते चले जाते हैं तो ये हमारा इनका स्पैन हमारे सामने आ जाता है, जैसे मैंने अम्ब्रेला की शक्ल में आपको बताया था। अब इनकी लॉर्डशिप के ऊपर लेते हैं जो आपको याद करनी होगी कि किस राशि का, एक तो 2 चीज याद रखनी है। पहली चीज क्या आपको याद रखनी है? नंबर एक तो आपको याद रखना है जो नंबर है किस साइन का कौन सा नंबर है। तो अगली जो हमारी क्लास हो तब तक आप इसको याद करके रखिए, ठीक है। आप जितना इसको जल्दी याद कर लेंगे उतना ही आगे के लेसन में पिकअप कर लेंगे। तो ये हमारी जो है राशियों के नंबर याद करने हैं आपको, ये लेसन है आपका। दूसरा आपको इनकी लॉर्डशिप किस किस के पास में, इसके जो लॉर्ड हैं मालिक हैं वो कौन है, कौन इसके ऑनर है इन राशियों के, तो उसका हम देखते हैं। सबसे पहले आता है सिंह राशि। सिंह राशि के साइन जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं सूर्य। सूर्य को हम बोलते हैं किंग, ये राजा हैं। इनके चारों तरफ ही पूरा सौरमंडल घूमता है, सारे ग्रह इनके चारों ओर घूमते हैं तो इसको बोलते हैं राजा, सिंह राशि। इसी के पास की दूसरी राशि है मून चंद्रमा, इसको बोलते हैं क्वीन, ये कर्क राशि के स्वामी हैं। फिर इनका राजकुमार आएगा, राजकुमार हुए मरकरी प्रिंस। इसको अगर इस ढंग से आप याद करेंगे तो आपको इनके जो सिग्निफिकेंस हैं वो याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, और जब आप एस्ट्रोलॉजी में आप प्रिडिक्शन करने चलेंगे तो वहां पर भी आपको इन चीजों को अप्लाई करके आप देखेंगे तो प्रिडिक्शंस में आपको मदद मिलेगी। देखिए 2 प्लेनेट जो हैं ये एक एक राशि के स्वामी हैं, 4 और 5 के। इसके बाद में जो मरकरी हैं वो 2 राशि के स्वामी हैं, एक तो वो वर्गो के स्वामी हैं, दूसरे जेमिनी के, यानी कि 3 और 6 ये मरकरी के साइन हो गए, ठीक है। अब इसके बराबर वाला साइन जो आ जाता है वीनस। वीनस जो है 2 और 7 नंबर, यानी कि जो हमारा वृष राशि है वो और तुला राशि के स्वामी हैं वीनस। शुक्र 2 राशि के स्वामी है, तो ये भी इसको आसान याद करना आसान है, ये ऐसे करके याद करिए। और इसको अभी कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा समझने में। और इसको मरकरी को ऐसे करके पॉइंट कर दीजिए, ठीक। ये 2 राशि के स्वामी हो गए। अब हम बात करते हैं मार्स की, मंगल की। पहली राशि मंगल को दी गई है और 8वीं राशि भी मंगल के पास में है। मार्स को बोला जाता है सेनापति, सेनापति है मार्स, यानी कि वो राजा के सेनापति हैं। तो अभी राजा की एक फैमिली हमने पूरी करी, राजा हैं, रानी हैं, प्रिंस हैं और उनके सेनापति हैं मार्स। वीनस जो हैं वो दूसरे ग्रुप में जाएंगे, अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। अब आ जाते हैं हम, सबसे आसान है सैटर्न को, 2 साइन है 10 और 11, ये सैटर्न के साइन हो गए। शनि महाराज इनके 2 के भाग के स्वामी हैं। कौन से हो गए? मकर राशि और कुंभ राशि, ये शनि महाराज की राशि है। और जुपिटर, ये वाला साइन जो है जुपिटर 9 और 12 नंबर, यानी कि धनु राशि और मीन राशि के स्वामी जो हुए वो हमारे जुपिटर हो गए।
तो ये आपका सेकंड लेसन क्या हुआ? सेकंड लेसन आपका हुआ लॉर्डशिप याद रखना कि ये जो साइन हैं हमारे यहाँ पर, इनकी लॉर्डशिप कैसे याद रखनी है। टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, इस टेबल को आपको याद रखना है। आप जो स्क्रीनशॉट लेकर इसका अपने पास में रख लीजिएगा, आपको समझने में आसानी रहेगी। अब थोड़ा सा हम और आपको बताते हैं तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से हमारे सामने रहते हैं। तो अभी हमें प्लेनेट का अभी एक कॉम्बिनेशन आपको दिखाया था। तो अब ये सन के साथ में होता क्या है, सन के बिल्कुल नजदीक है मरकरी, ऐसे घूमते हैं ना प्लेनेट पूरे पूरे चारों तरफ, और ये बीच में है इसके वीनस। तो सन और अर्थ के बीच में दो प्लेनेट हैं, इन्हें बोलते हैं इनर प्लेनेट, आंतरिक ग्रह, मरकरी और वीनस। ये लगभग आपको सूर्य के आसपास ही मिलते हैं। क्यों मिलते हैं उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। जो चंद्रमा हैं वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। वैसे तो टेक्निकली उसको उपग्रह कहते हैं, लेकिन ज्योतिष में उसको ग्रह ही माना जाता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। वो सूर्य भी घूम रहा है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है और साथ साथ चंद्रमा घूम रहे हैं। इसके बाद में अगला प्लेनेट आता है यहाँ पे मंगल, मार्स आ जाएगा यहाँ पर। और मार्स के बाद फिर आएगा इसमें जुपिटर, ये हमारा जुपिटर हो गया। जुपिटर के बाद में आते हैं सैटर्न। तो ये प्लेनेट हमारे आपके जो 7 प्लेनेट हैं ये कंप्लीट हो गए। अभी राहु केतु बचता है, इसके ऊपर हम आगे अभी आपसे डिस्कस करके बताएंगे। तो 7 प्लेनेट हमारे हो गए, 1 2 3 और चंद्रमा 4, 5 हो गए हमारे मार्स, और फिर ये बृहस्पति, और सबसे दूर हो गए सैटर्न। सैटर्न के बाद में फिर ये आगे एक प्लेनेट आते हैं यूरेनस, और फिर है नेपच्यून, और सबसे दूर है प्लूटो। हिंदू एस्ट्रोलॉजी में तो नहीं, लेकिन जो हमारा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, इनके ऊपर भी रिसर्च होके काम हो रहा है। तो अभी हम इसके बाद में 9 प्लेनेट की बात करेंगे, 7 + 2, और 2 प्लेनेट हमारे हैं राहु और केतु। अब राहु केतु कैसे आएंगे उसके ऊपर अभी चर्चा करते हैं। अब ये दोबारा से वही साइन हमारे पास में लॉर्डशिप वाला आ गया है कि कौन सा प्लेनेट किस राशि का स्वामी होता है। सूर्य लियो के, सिंह राशि के, और चंद्रमा कैंसर यानी कर्क साइन, और मार्स जो है 2 राशि दे दी इनको। इसी तरह से मरकरी को हमने दे दी है और 2 राशि। तो ये हमारे पास में पूरा जो हमने अभी चार्ट लिया था, ये सेम वही चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो ये हमारा पास में कॉम्बिनेशन आ गया। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है, अभी तक हमने सैटर्न तक पढ़ा था, अभी हमारे पास में यूरेनस और हर्षल जो है नाम, यूरेनस का नाम हर्षल जो है वो हमें कहीं सुनने में मिलता है, वरुण नाम हमें सुनने को मिलता है, यम भी हमें नाम सुनने को मिलता है हमारे पुराने ग्रंथों में, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा पुराने ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है। और ये किसके लॉर्ड, इनके किस राशि के साइन होते हैं, ये कैप्रिकॉन, यूरेनस जो है कैप्रिकॉन के हैं, और पाइसिस के जो स्वामी हैं वो है नेपच्यून, और स्कॉर्पियो जो है प्लेटो के हैं। अभी आजकल इस समय पाइसिस के अंदर नेपच्यून चल रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी भविष्यवाणी हम लोग सुनते रहते हैं। तो ये आपको छोटा सा एक परिचय इसका हमने प्लेनेट का दिया। अब चलते चलते हम बात कर लेते हैं राहु केतु की। बहुत ज्यादा इस लेक्चर को लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो चीजें हमारी समझ से पकड़ से बाहर हो जाएंगी। तो ये हमारी अर्थ है, अर्थ घूम रही है यहाँ पर, ठीक है, ये सूर्य है। अब चंद्रमा जो है, अब यहाँ 2 तरह के रास्ते बनते हैं। जब अर्थ जो है चारों तरफ घूमती है सूर्य के, तो एक पाथ ये बनता है, इसको बोलते हैं इक्लिप्टिक, यानी कि उसके चारों तरफ पूरा पूरा जो पाथ चल रहा है जिसपे अर्थ मूव कर रही है, एक पाथ तो ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद में एक बनता है ऑर्बिट ऑफ मून। चंद्रमा क्या कर रहा है, वो इसके चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है चंद्रमा, इसको बोलते हैं ऑर्बिट ऑफ मून। 2 जगह पे ये एक दूसरे को काटते हैं,
ये इक्लिप्ट है जिसके ऊपर पृथ्वी चल रही है, और ये चंद्रमा का रास्ता है। ये यहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं। जब ये ऊपर की तरफ जाते हुए काटते हैं इसको बोलते हैं राहु, और जब नीचे की तरफ में उतरते हुए काटते हैं इसको बोलते हैं केतु। राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, ये मैथमेटिकल पॉइंट हैं। इनका असर लेकिन बहुत ज्यादा होता है। वो क्यों होता है, मैं आपको एक साइंस के उदाहरण से समझा देता हूं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि जब दो मैग्नेट के बीच में किसी कॉइल को हम जो है तेजी के साथ घुमाते हैं, तो फ्लेमिंग के रूल के अनुसार उसकी मैग्नेटिक जो लाइंस हैं वो कट होती हैं और करंट डेवलप हो जाता है, राइट। हमारी अर्थ क्या है, वो भी बहुत बड़ा मैग्नेट है, अर्थ मैग्नेट है। तो जब अर्थ मैग्नेट है और अर्थ जब बहुत तेजी से घूम रहा है चारों तरफ सूर्य के, तो ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेता है, क्योंकि मैग्नेट तो ये है ही, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड को जब मून काटता है, मून का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है मून का, वो जब काटता है तो वहां पर जब दोनों तरह के ये एनर्जी मिलती हैं, उस एनर्जी के कॉम्बिनेशन से राहु केतु बनता है। और ये एनर्जी का एक तूफान जो है वो वायुमंडल के अंदर सौर मंडल में चलता है, यही राहु केतु है। अभी आप इतना ही समझिए, बाकी इसके ऊपर अलग से चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत डीप साइंस है एस्ट्रोलॉजी। अभी बहुत सारी चीजें हम डीप में चले जाएंगे तो समझ से बाहर हो जाएंगे। तो आपने आज क्या सीखा, हमने सीखा एक तो जो पहली लेयर है कुंडली की वो सीखी, जिसके अंदर हमारे हाउस आ जाते हैं। दूसरा हमने सीखा हमारी दूसरी लेयर होती है राशि की। तीसरी लेयर हमारी होती है प्लेनेट की। तो ये तो हमारे पार्ट हो गए कुंडली के, जो हमने आज सीखे। फिर हमने प्लेनेट का मोशन भी देखा, प्लेनेट का मोशन कैसे काम करता है। साथ ही हमने ये भी जाना हमारे 12 साइन कौन से हैं, जो कि इसकी सेकंड लेयर है, और 9 प्लेनेट हमारे कौन से हैं, जो कि हमारी थर्ड लेयर है। तो अभी हमने आज इतना बेसिक, हमने बहुत बेसिक है ये हमने सीखा है। अब हम इसके ऊपर और चर्चा बाद में करेंगे। केवल बस एक चीज आपको हम बता देते हैं कि असेंडेंट क्या होता है। आपके दिमाग में बात रह जाएगी कि असेंडेंट होता क्या है। असेंडेंट देखिए क्या होता है, जो पूरब के समय जो राशि उदय हो रही होती है ईस्ट में, जिस समय भी आपका बर्थ होगा उस समय जो राशि भी उदय हो रही होगी, राइज कर रही होगी, वही आपका असेंडेंट होता है, लग्न होता है। तो अगर हम कुंडली को देखें तो ये जो है ये सुबह का सनराइज है, इसको हम कह देते हैं सनराइज। सूर्य जहां पर होगा उससे आप अंदाज लगा लेंगे बर्थ का टाइम क्या है। अगर किसी का लगन में सूर्य है तो बता दीजिए कि सूर्योदय के समय उसका जन्म हुआ है। और अगर यहां पर सूर्य है, ये वेस्ट है, तो आप कह दीजिए कि सनसेट के समय आपका जन्म हुआ था, यानी कि लगभग आप पोजीशन बता देते हैं। और हर 2 घंटे में लग्न चेंज हो जाता है। अगर सूर्योदय के समय यहां पर हम देखें कि इस जगह पे टरस साइन था उदय के समय, तो 2 घंटे बाद फिर यहां पर घूम के क्या आ जाएगा, फिर जेमिनी आ जाएगा, क्योंकि ऐसे करके घूमेगा। तो यहां पर जेमिनी यानी कि मिथुन राशि आ जाएगी 2 घंटे बाद। उसके 2 घंटे बाद आ जाएगा कर्क साइन। समय होता है ये होता है नून, दोपहर का साइन है। अगर किसी का बर्थ यहां पर है तो दोपहर के 12 बजे के आसपास उसका जन्म हुआ होगा। अब इसके अंदर आप ये देख लिए सनराइज और सनसेट जो है हर मौसम में अलग अलग होते हैं, तो हमेशा 12 बजे नहीं होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी देख लीजिए। और ये वाला जो हिस्सा है ये है रात के 12 बजे। तो आपको अभी हमने मोटा मोटा आपको अंदाज दे दिया, ये सूर्योदय का समय हो गया। हम इस समय यहाँ पर होगा 12 बजे के मतलब 8th हाउस के अंदर होगा। तो सन है 8th हाउस में, तो समझिए इवनिंग का समय है। एक एक करके जब राशियों के ऊपर अगली क्लास में बात करेंगे, एक क्लास हम लोग राशि के ऊपर करेंगे, साइन जितने साइन है 12 साइन, इनको समझेंगे।
फिर एक प्लेनेट है इनके ऊपर एक क्लास करेंगे, फिर इनका कॉम्बिनेशन जो इनके हाउसेस के ऊपर एक क्लास करेंगे। तो 3 क्लास तो ये हमारी प्लान्ड हैं, और उसके दौरान में आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है, और आप क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। जो जितना हमने बताया है अपना, तो उसमें कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप उस पार्ट को या उस तरीके से आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको वीडियो को देखेंगे, सबका समझने का और चीज़ों को एब्जॉर्व करने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं अवश्य कहूँगा कि आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस अवश्य करिए। जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कर लिए तो आप इसको बहुत आराम से हमारे साथ में एस्ट्रोलॉजी सीख लेंगे। और अगर आप इसको साथ साथ नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें आप भूलने लगेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी जो है प्रैक्टिस है ये, यानी कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसको जल्दी सीख जाओगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस मास्टर क्लास की अगली सीरीज का जो हमारा लेक्चर है वो अगले बृहस्पतिवार को, थर्सडे को 4 बजे इसी समय आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तब तक के लिए हरिओम।